नमस्कार दोस्तों, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं BHD 144 से। ये सभी बैचेस हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन एजू चक्र ऐप पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो इस पर आपको दिखाई देगा सिर्फ छायावाद। BHD 144 नाम है छायावाद, और आपको पता है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण युग रहा है छायावादी युग, जहां पर आप कहेंगे प्रतिबिंबात्मक भाषा का इस्तेमाल, छायाओं का इस्तेमाल, बिंबों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। जैसी कविताएं छायावाद में दिखाई देती हैं वैसी है नहीं, बल्कि उनमें आपको गहन अर्थ देखने के लिए मिलेगा। यही खास बात रही है हिंदी साहित्य के छायावादी काल की। चलिए उसी की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं छायावादी युग क्या है, कब से कब तक ये रहा। ठीक है दोस्त, देखिए हिंदी साहित्य का प्रमुख काव्य आंदोलन जो है दोस्तों कब हुआ, छायावाद में। यानी छायावाद एक ऐसा समय था जहां पर कविताएं, छंद, या फिर छंदों में आप कह सकते हैं कवित्त छंद, सवैये छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद, ये सबसे ज्यादा लिखे गए। सोरठा भी आप शामिल कर सकते हैं। ये 20वीं शताब्दी का आरंभिक दौर था दोस्तों। 20वीं शताब्दी तब शुरू ही हुई थी, तब क्या था, छायावादी युग हुआ करता था। यह आंदोलन 1918 से लेकर 1936 तक लगभग चला। यानी 18 साल के पीरियड को लगभग क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका छायावादी काल कहा जाता है। इसका संबंध मुख्य रूप से कविताओं से था दोस्तों। गद्य का विकास उस लेवल पर अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन कविताओं का विकास बहुत तेजी से हो चुका था। इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, हिंदी साहित्य को एक नई दृष्टि भी दी और एक नया भावबोध भी दिया। इस युग के साहित्य में व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को, उसकी कल्पनाओं को और रहस्यमय भावों को, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो रहस्यमय भाव उत्पन्न होते हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया, किसमें, छायावाद में। क्योंकि यहाँ पर ये जो छायावाद है मतलब छाया को बढ़ावा देना, और छाया को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि जो गहन अर्थ है दोस्तों उसको क्या करना, कविताओं में समाहित करना। पंक्तियां जितनी सरल इन कविताओं की, छायावादी कविताओं की पंक्तियां जितनी सरल दिखाई देती हैं वो होती नहीं है दोस्तों। जितनी सरल दिखाई देती हैं उतनी होती नहीं है। बहुत ही रहस्यमयी और भावनात्मक कविताएं छायावादी युग में लिखी गई थी। डन दोस्त, बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे चले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका छायावादी युग का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो याद रखिए प्रेरणा और प्रभाव। छायावाद मुख्य रूप से अंग्रेजी रोमांटिक कवियों जैसे वर्ड्सवर्थ, शेली और कीट्स, जॉन कीट्स का नाम आपने सुना होगा, ये सभी अंग्रेजी पोएट्स हुए हैं दोस्तों। इन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो ज्यादातर रोमांटिक कविताएं थी। इसके अतिरिक्त भारतीय आध्यात्मिकता और रहस्यवाद ने भी इस आंदोलन को प्रेरित किया दोस्तों। तो छायावाद एकदम से विकसित नहीं हुआ, ये अलग अलग संदर्भों में क्या हुआ, विकसित हुआ। इसका प्रभाव, इस पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा, जिसने कवियों में क्या किया, राष्ट्रीय चेतना जागृत की। जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कविताएं जो लिखी गई वो देश प्रेम से प्रेरित कविताएं लिखी गई, छायावादी युग की ही बात हो रही है। इसके अलावा आप कहेंगे छायावादी कवियों ने व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को क्या किया, अभिव्यक्ति दी। मतलब ऐसी कविताएं जो व्यक्ति के गहन मन में घुसकर क्या करती हैं, भावों को बाहर निकालती हैं। उनकी कविताओं में आत्मा, प्रकृति, प्रेम जैसे विषयों को महत्व दिया गया। इसमें कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, अपनी भावनाओं को रहस्यमय तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जो तत्कालीन समाज के यथार्थ से अलग है। उस समय यथार्थवादी कविताएं ज्यादा लिखी जाती थी। जो समाज में घटित हो रहा है उन्हें कविताओं में, सामाजिक मुद्दों कविताओं में उकेरना। लेकिन किसी व्यक्ति के आंतरिक मन में उठने वाले मनोभाव, रहस्यमय भावनात्मक स्थितियों को सिर्फ जब कविताओं में दिखाया गया और व्यक्तिवाद को और आत्म अभिव्यक्ति को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया, तो ये छायावादी पीरियड था जहां पर सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की गई। मेरे मन मस्तिष्क में दो दुख दर्द पीड़ा चल रहा है, उसको पेपर पर उकेरना ही क्या कहलाता है, छायावाद। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छायावादी युग के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कवियों के नाम बताएंगे, और अगर आपको याद हो तो आप उनकी कविताओं के नाम भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को हम जरूर पिन करेंगे दोस्तों। आगे चले, नेक्स्ट प्रकृति का वर्णन। छायावाद जब आया दोस्तों तो प्रकृति का सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया गया, संवेदनशील चित्रण किया गया। प्रकृति के माध्यम से ही मन के भावों को अव्यक्त किया गया। प्रकृति को रहस्य और आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए आत्मा का प्रतीक कहा गया। यानी प्रकृति जो हमारा आसपास का नेचर है ये हमारी आत्मा के जैसा ही है दोस्त। जो हमारा आसपास का नेचर है दोस्तों ये कैसा है, हमारी आत्मा के समान ही है। हमारी आत्मा के समान ही है। जैसी हमारी आत्मा होती है वैसी हमारी क्या होती है दोस्त, प्रकृति होती है। याद रहेगा आपको इतनी चीज। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। जैसी हमारी आत्मा होती है वैसी प्रकृति होती है। दोनों क्या होती हैं दोस्तों, निश्चल होती हैं। दोनों पर कोई दाग नहीं होता। तो प्रकृति को आत्मा का प्रतीक बताकर प्रकृति के विभिन्न तत्वों का सहारा लेकर, जैसे समुद्रों का, पहाड़ों का, नदियों का सहारा लेकर व्यक्ति के चरित्र को उजागर किया जाता था छायावादी युग में।
प्रमुख कवियों की बात करें तो छायावादी युग के प्रमुख कवि में जयशंकर प्रसाद, इनकी आपने कविता सुनी होगी, देवसेना के गीत सुनी है, 12th क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर है। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सेकंड चैप्टर 12th क्लास का, जिसमें आपने पढ़ी होगी इनकी कविता सरोज स्मृति। महादेवी वर्मा महान कवित्री और निबंधकार रही हैं। इन कवियों ने छायावाद को अपनी रचनाओं के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महत्वपूर्ण कविताएं कौन कौन सी लिखी गई? प्रसाद की कामयानी कविता है ना, पंत साहब की पल्लव कविता, निराला की अनामिका, गीतिका भी सुनी होगी आपने इनकी, महादेवी वर्मा की नीरजा। ये सारी कविताएं छायावादी युग की महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जिसमें प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक मनोभावों को प्रकट किया गया है। याद रहेगी इतनी बात? बहुत बढ़िया दोस्त। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मैंने आपको बताया था दोस्त, छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। ये नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। उनकी कृतियां उनके शिल्प विधान से दिखाई देती है। जब हम इनकी भाषा और शैली देखते हैं ना, तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं की, इनके निबंधों की गहराई का, इनके निबंधों में आपको इनकी कविताओं में भाषा की गहराई, रूपक, प्रतीक, लय और छंद सभी कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनके शिल्प विधान की प्रमुख विशेषता क्या है? स्टार लगा लेना, बार बार इस पेपर में आने वाला सवाल। उनके शिल्प विधान की क्या विशेषताएं दोस्तों होती हैं? प्रकृति चित्रण और बिंबों का इस्तेमाल। बहुत ज्यादा ये इन्होंने कोशिश किया है कि प्रकृति का चित्रण किया जाए। प्रकृति के बिंब जैसे आकाश का इस्तेमाल, बादल, चंद्रमा, फूल, इनका प्रतीकों के रूप में क्या करते थे दोस्तों? ये अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते थे। मानव की जितनी भी भावनाएं होती हैं, उन्हें प्रकृति के तत्वों के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, मेरी आत्मा आकाश जैसी है, मेरा मन आकाश जैसा है, लेकिन आपके विचार उस पे बादलों की तरह क्या है, घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से जब आकाश और बादल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कविताओं में किया गया, तो इसे प्राकृतिक चित्रण और बिंब कहा गया। रूपक और प्रतीकात्मकता। प्रसाद ने अपनी रचनाओं में रूपक और प्रतीकों दोनों का इस्तेमाल किया है। जैसे इनकी एक रचना है कामयानी, उसमें मनु और श्रद्धा दोस्तों दो पात्र हैं, जिसने भारतीय जीवन के गहरे दार्शनिक भावों को दिखाया है। तो प्रतीक के रूप में किसी एक उदाहरण को देकर ये पूरे भारतीय समाज पर कटाक्ष कई बार करते हुए दिखाई देंगे आपको, या पूरी सामाजिक व्यवस्था की तरफ इंगित करेंगे, किसी एक सिंबल को मानकर, किसी एक प्रतीक को मानकर दोस्तों। जैसे इस कहानी में, कामयानी कहानी में, श्रद्धा को मन की पवित्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति का रूप दिखाया है, जबकि मनु को दिखाया मनुष्य की मानसिक संघर्ष की स्थिति। तो एक एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, ये अलग अलग मनोभावों की दृष्टि से दिखाते हैं। याद रहेगी? आगे देखिए, भाषा की सजीवता और सरलता। प्रसाद की भाषा सरल, सजीव और प्रभावपूर्ण होती है। उनमें वो तद्भव और तत्सम दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के शब्द, और जयशंकर प्रसाद तद्भव शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। उनकी भाषा में आपको मधुरता के साथ साथ संगीतात्मकता भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यही पाठकों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। लय और छंद दोस्तों, लय और छंदों का इस्तेमाल कविताओं में होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छायावादी युग के कवि थे, इसलिए लय और छंद को डालना तो आवश्यक था, क्योंकि छायावाद में सबसे ज्यादा क्या लिखी गई है? छायावादी युग में सबसे ज्यादा कविताएं ही लिखी गई हैं, और कविताएं जो होती हैं वो छंदों में लिखी जाती हैं। जैसे आपने 2 लाइन का दोहा, 4 लाइन का आप कहेंगे चौपाई, और 6 लाइनों का सोठा भी आपने पढ़ा होगा दोस्त। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके छंद लय होते हैं। क्लियर? जैसे चौपाई छंद, दोहा छंद, ये आपको दिखाई देंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं महादेवी वर्मा की। ये भी छायावादी युग की महत्वपूर्ण कवियत्री रही हैं दोस्तों। क्या है? छायावादी युग की कवियत्री रही हैं। उन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। उनके काव्य में आपको स्त्री के प्रति संवेदना, आत्मा का अन्वेषण, प्रेम, पीड़ा और प्रकृति का सजीव चित्रण, और ये जो भी लोग प्रकृति का सजीव चित्रण करते हैं ना दोस्तों, प्रकृति का बिंबों के रूप में इस्तेमाल करके उसका सजीव चित्रण करें, तो वो छायावादी युग के कवि या कवियत्री होंगे। इन्होंने अपने काव्य में जो विशेषताएं डाली हैं, इनके काव्य की क्या विशेषता रही दोस्त? इन्होंने अपने काव्य में विरह और पीड़ा डाली है, दुख, स्पेशली किसका? वुमेन्स का। अब वुमेन है तो वुमेन के खिलाफ क्या करेंगी? तो नहीं बोलेंगी, उनके पक्ष में ही उन्हीं के मनोभावों को पेपर पे उकेरेंगे। तो वही चीज इन्होंने क्या किया है दोस्तों, स्त्रियों के मन की विरह को शारीरिक दूरी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में दिखाया है। उन्हें दिखाया कि जब हम किसी की आत्मा में उतरते हैं, किसी के मन में उतरते हैं, तो देखते हैं उसमें कितनी पीड़ा है। प्रकृति का सौंदर्यपूर्ण चित्रण करती हैं, जब भी तो छायावादी युग की कवित्री कही गई हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी वही सेम काम किया है प्रसाद साहब की तरह। फूल, नदी, चांद, बादल आदि को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करके व्यक्तियों की अनुभूतियों को दिखाया है ना। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि उससे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऐसी कोई कविता है, तो मैं जो बाग बाग प्रकृति चित्रण कर रहा हूं ना अपने मनोभावों को बताने के लिए, यही छायावाद है दोस्तों। जहां पर थोड़ा सा जो आपका मीनिंग होता है वो लुका छुपा सा होता है, हिडन सा आपको मीनिंग देखने के लिए मिलेगा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है।
दैट इज महादेवी वर्मा आपकी, है ना। फिर इनकी कविताओं में आपको आध्यात्मिकता और रहस्यवाद देखने के लिए मिलेगा, और आपको पता है आध्यात्मिकता और रहस्यवादी छायावाद का आधार रहे हैं। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है दोस्तों, छायावाद बनता है, ठीक है। महादेवी वर्मा के काव्य में आध्यात्मिकता रहस्यवाद दोनों मिलेंगे। उनके काव्य में प्रेम और पीड़ा को भी व्यक्त किया गया है। उसमें दिखाया गया कि प्रेम और पीड़ा भौतिक संसार फिजिकल वर्ल्ड में ही नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक स्तर पर होती हैं। क्योंकि देखिए जहां पर प्रेम है वहां पर पीड़ा होगी ही होगी। उन्हें आध्यात्मिक स्तर तक किसने पहुंचाया है, स्पिरिचुअलिटी तक किसने पहुंचाया, हमारी महादेवी वर्मा ने। प्रेम का आदर्शवादी स्वरूप, महादेवी वर्मा ने बताया कि वास्तव में प्रेम कैसा होना चाहिए। महादेवी वर्मा प्रेम का आदर्शवादी और पवित्र रूप दिखाती हैं। प्रेम सांसारिक या भौतिक प्रेम नहीं होता दोस्तों, जो हम ये करते हैं ना, आई लव यू, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है, किसी की प्राप्ति नहीं बल्कि त्याग, समर्पण क्या होता है दोस्तों, प्रेम। किसी को पा लेना ही प्रेम नहीं होता, किसी को खो देना या उसके प्रति पूरा जीवन समर्पित कर देना ही असली प्रेम है। इसलिए इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। स्त्री चेतना और आत्मनिर्भरता, हमेशा इन्होंने स्त्री के मनोभावों को समझने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी रचनाओं का आप कहेंगे लेखन किया, चाहे वो निबंध हो, साहित्य की कोई भी विधा इन्होंने लिखी, चाहे वो कविताएं हो, हमेशा वुमेन सेंटर्ड, स्त्री को केंद्र में रखकर इन्होंने क्या किया है, मनोभावों को व्यक्त किया है। नेक्स्ट, निराला साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी कौन है, हमारे आपके छायावादी युग के कवि हुए हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी युग और आप कहेंगे प्रगतिशील युग के अग्रदूत रहे, सबसे आगे चलने वाले, जिन्होंने हिंदी साहित्य में विशेषतः सामाजिक सुधार को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, करुणा को, विद्रोह को, मानवतावाद को, इन्हीं सभी विषयों पर सबसे ज्यादा जोर दिया और यह बताया सामाजिक समस्याएं किस तरीके की होती है, समाज में किस प्रकार की विषमताएं मौजूद है। विषमताएं समझते हो, असमानताएं, अमीर गरीब, वर्ग, जाति, धर्म, नस्ल, ये जो विषमताएं हैं इन पर इन्होंने ज्यादा ध्यान क्या किया है, केंद्रित किया है। इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर निराला साहब भी हम इन्हें कहते हैं। इनकी काव्य की क्या विशेषताएं रही हैं, इस पर भी स्टार लगा लो, बार बार पेपर में छपने वाला प्रश्न है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का इन्होंने हमेशा विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य को हर व्यक्ति ने क्या बनाया है दोस्तों, हर व्यक्ति को समान बनाया है ईश्वर ने। जैसे इनकी एक कविता संग्रह है वह तोड़ती पत्थर, जिसमें उन्होंने बताया गरीबों की संघर्षमयी स्थिति, क्योंकि वो चाहते हैं समाज में कोई निम्न वर्ग नाम की चीज ना हो, ना निम्न ना मध्य, या तो सभी एक ही आप कहेंगे पटल पर आकर जीवन जिए, वरना जीवन का कोई खास अस्तित्व बनता नहीं है। गरीबों की संघर्ष में स्थिति पर उन्होंने कई लेख और कविता संग्रह लिखे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक गरीब को जीवन कैसे जीना पड़ता है। नेक्स्ट, मानवतावाद और करुणा, इन्होंने हमेशा कहा कि मानवता की भलाई आवश्यक है और सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, जिसे आप करुणा कहते हैं, यह भी आवश्यक है। इनके लेखन में आपको हमेशा यही दो चीजें देखने के लिए मिलेगी, साथ साथ आध्यात्मिकता और दर्शन इनके लेखक में होने के कारण इसलिए ही ये क्या कहलाए, छायावादी कहलाए, क्योंकि जिनके लेखन में ये दो महत्वपूर्ण जो गुण हैं वो क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं, वही तो छायावादी कवि कहलाते हैं। जैसे इनके काव्य में आपको आत्मा, परमात्मा, जीवन मरण, मोक्ष ऐसे विषयों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी, इसलिए आध्यात्मिकता और दर्शन और प्रेम और विरह की जानकारी सबसे ज्यादा इन्होंने दी है। इन्होंने बताया है कि जो सांसारिक, वही महादेवी वर्मा वाला, कि सांसारिक प्रेम कुछ नहीं होता, आत्मिक प्रेम ही शुद्धता क्या होती है दोस्तों, प्रेम होता है, यानी आत्मा आत्माओं का मिलन होता है, शारीरिक मिलन प्रेम नहीं होता है ना। जो हम कर बैठते हैं आई लव यू करके, उसे फिजिकल वर्ल्ड का, भौतिक संसार का प्रेम मानते हैं, वो असली प्रेम नहीं होता दोस्त। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया था। हाँ, मैंने आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसी क्लास के साथ। एजू चक्र एप्लीकेशन है हमारा, उसे डाउनलोड कर लेना, वहां पर पूरा बैच आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।